साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मैं मनोज कुमार लाकड़ा। कहानी आदर्श शिक्षक की ये जो सीरीज़ है, ये मिशन आर्यवर्त से जो हर शिक्षक हर हफ्ते आपके पास एक शिक्षक की कहानी लेकर के आते हैं, तो उसी कड़ी में मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ। एक बहुत ही बेहतरीन अध्यापिका अविनाशा शर्मा जी, जो कि फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा शिक्षा विभाग में अंग्रेजी प्रवक्ता के रूप में कार्यरत हैं। तो अविनाशा जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो जीवन है, कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली कि आपको जो है एक शिक्षिका ही बनना है, और आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, कृपया करके उसके बारे में भी कुछ बताएं। सर, मेरी स्कूलिंग सारी की सारी फरीदाबाद से ही हुई है और मैं फरीदाबाद ज़िले में ही पली हूँ, बड़ी हूँ। वहाँ से अपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा देने के बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंग्लिश ऑनर्स का कोर्स किया। इंग्लिश ऑनर्स करने के बाद जब मेरी शादी हुई, मैंने एमए इंग्लिश करी और उसी दौरान मुझे महसूस हुआ कि टीचिंग प्रोफेशन जो है वो मेरे काफ़ी करीब है, क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी उस समय भी और कॉलेज के टाइम पर भी मैं बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाया करती थी। तो मुझे एक टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप जो है वो बहुत अट्रैक्ट करता था। और उस समय जिस तरीके से एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है जब आप अपने पढ़ाए हुए बच्चों को कामयाब होते हुए देखते हो, तो वो बहुत कम उम्र से ही मैंने खुद में महसूस करना शुरू किया। और यही एक प्रेरणा का स्रोत था जो मुझे लगा कि मुझे आगे टीचिंग प्रोफेशन को ही अपना चुनना चाहिए। और 2014 में मेरी हरियाणा शिक्षा विभाग में अंग्रेज़ी प्रवक्ता के रूप में मेरा चयन हुआ। और उससे पहले भी 2009 से 2014 के बीच में मैंने फरीदाबाद के कई प्राइवेट स्कूल्स में एज अ इंग्लिश टीचर मैंने काम किया है। तो आपने जो है एक प्राइवेट शिक्षिका के रूप में भी आपने कार्य किया है। तो जब आप एक सरकारी विभाग में जब आपका चयन हुआ और एक निजी स्कूल में जब आप पढ़ाते हैं, तो दोनों में काफ़ी अंतर होता है। तो मैं यहाँ पे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने वो अंतर क्या महसूस किया कि हमारे निजी स्कूल अच्छे हैं या हमारे सरकारी स्कूल अच्छे हैं? तो वहाँ का कुछ आप बताना चाहेंगे, वो ऐसा कुछ महसूस हुआ? बिल्कुल सर, ये एक बहुत ही अलग बदलाव था, क्योंकि एक जगह आप समाज के एक ऐसे वर्ग को देख रहे हैं जो बहुत संपन्न है, जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, और उनको आप जो भी कुछ दे रहे हैं उनके माता पिता, उनका परिवार उसको सहयोग देने के लिए तैयार है। और जब मैं 2014 में जब मैं हरियाणा शिक्षा विभाग में अंग्रेज़ी प्रवक्ता के रूप में आई, तो वहाँ पर मेरी पोस्टिंग, जो मेरा पहला कार्यक्षेत्र था वो पलवल था। और पलवल का एक छोटा सा गांव छपरौला, जहाँ पर बच्चों के पास संसाधनों की कमी है, जहाँ माता पिता शिक्षित नहीं हैं, वहाँ उन बच्चों से कुछ अपेक्षा कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। वहाँ एक अध्यापिका के रूप में मैंने अपनी भूमिका को बहुत अहम समझा, क्योंकि वो बच्चे हर एक चीज़ के लिए मेरी तरफ ही देख पाते थे। उनको जो भी शिक्षा से संबंधित कुछ होता था वो अपने अध्यापकों के पर ही निर्भर थे। वहाँ मैंने ये महसूस किया कि लड़की, क्योंकि वो एक कोएड स्कूल था जहाँ लड़के लड़कियाँ दोनों एक साथ पढ़ रहे थे, तो वहाँ उनके अंदर एक झिझक थी, लड़कियों के अंदर एक झिझक थी। तो मैंने उनको मंच पर लाना शुरू किया, उनके साथ कई नाटक करे, कई प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करे। तो वहाँ एक बच्चे और एक शिक्षिका के बीच में एक संबंध स्थापित हुआ, जहाँ बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स मेरे तक लेकर आ रहे थे। और जहाँ ये बॉन्डिंग बननी शुरू हो जाती है, वहाँ अध्यापक का जो रोल है वो काफ़ी हद तक कारगर सिद्ध हो जाता है। तो वहाँ मैंने बच्चों के अंदर बहुत बदलाव देखे, बच्चों के अंदर शिक्षा के प्रति प्रेम जागृत हुआ और काफ़ी अच्छे अपने शिक्षण क्षेत्र में मैंने बदलाव वहाँ पर महसूस किया। जी, मैं यहाँ पे अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अविनाशा जी जो हैं वो सरकारी स्कूल से पढ़ी हुई हैं, और एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा जब है सरकारी स्कूल में ही अध्यापन का कार्य करता है, तो वो अपने आप में बहुत बेहतरीन होता है। और अंग्रेजी, क्योंकि हमारे अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो वो हरियाणा का इतना अंग्रेजी जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो एक अंग्रेजी प्रवक्ता के रूप में इन्होंने अपना जो पहचान बनाई है वो वास्तव में काबिल तारीफ़ है। इसके बाद मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने जो है अपने विद्यालय को तो ऊपर किया ही है, बच्चों को भी बहुत अच्छी आप शिक्षा दे रहे हैं, दूसरा आपने राज्य कार्यक्रम अधिकारी के रूप में भी कार्य किया है। तो वहाँ जो कार्य होता है
वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव तौर के ऊपर होता है, और आप शिक्षिका के रूप में आप दोनों का थोड़ा अंतर आप किस तरीके से महसूस करते हैं, वो उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? बिल्कुल सर। 2014 से 2016 तक मैं एक शिक्षिका के रूप में मैंने हरियाणा शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दी। 2016 में मेरा चयन एक राज्य कार्यक्रम अधिकारी के रूप में किया गया, और वहाँ पर जो मैंने एक अहम जो अंतर महसूस किया कि शिक्षिका के रूप में मेरा कार्यक्षेत्र मेरे बच्चे थे, मेरा क्लासरूम था, लेकिन राज्य कार्यक्रम अधिकारी के रूप में मैंने एक स्टेट में अपना एक जो कहते हैं हम अंग्रेज़ी में उसको कहते हैं बर्ड आई व्यू लेकर मैंने हर समस्या को देखना शुरू किया। अब मुझे राज्य के हर बच्चे के, जो कि हर ज़िले के अलग अलग परिवेश के बच्चे हैं, उनके प्रॉब्लम्स को समझने का एक मौका मिला। एक बहुत ही अच्छा ऐसी कार्यशाला में मैं अपने आप को महसूस कर रही थी, जहां मैंने चीज़ों को प्लान करना शुरू किया। ट्रेनिंग्स में किस तरीके से मैं बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हूं, उस चीज़ को सीखा, और वो अनुभव अपने आप में एक अलग अनुभव था। और उस अनुभव को मैंने अब आज जब मैं अपनी शिक्षिका के रूप में जब मैं अपने ज़िले में अपनी सेवाएं दे रही हूं, तो वहां मैंने वहां से सीखी हुई चीज़ों को शामिल करना शुरू किया। जो कुछ ट्रेनिंग्स के ज़रिए, वर्कशॉप्स के ज़रिए मैंने वहां पर सीखा, वो मैंने अपने स्कूल में अपने साथ के अपनी जो सहकर्मी हैं उनके साथ शेयर किया, और एक बहुत ही सुंदर मैंने बदलाव अपने आसपास के लोगों में देखा। क्योंकि जब हम खुद बदले हुए होते हैं, जब हम खुद में एक पॉजिटिव चेंज महसूस करते हैं, तो हमारे आसपास के लोग भी उससे प्रभावित होते हैं। क्योंकि हरियाणा शिक्षा विभाग के बारे में अक्सर ये बात कही जाती है सर कि यहाँ पर एक ज़ील की कमी है, एक जोश की कमी है। तो अगर हर एक स्कूल में 1 या 2 अध्यापक भी लोगों के अंदर विभाग की जो भी पद्धतियाँ हैं, विभाग की जो भी पॉलिसीज़ बनती आती हैं, उनके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस लेकर आता है, तो वो उनके काम को बहुत आसान कर देता है। तो ऐसी ही चीज़ मैंने करने की कोशिश करी। मैंने विभाग की जो भी पॉलिसीज़ आती थी, जो भी कार्यक्रम आते थे, उनको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी, और वो एक काम सरल होता चला गया, एक ब्रिज का काम बन गया। जी, यानी कि जो भी हरियाणा शिक्षा विभाग की जो नई नई पद्धति आ रही हैं या नए नए जो कार्यक्रम आ रहे हैं, उसको आपने जो है एक स्कूल लेवल पर भी अपने कार्यक्षेत्र में उसको अपनाया है। यहाँ पर और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल जो है शिक्षा में आईसीटी का भी प्रयोग होता जा रहा है, और जो कि अहम है। तो आईसीटी में आपने ऐसा क्या किया कि आप अपने बच्चों को इतना सक्षम बना पाए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि वो आईसीटी में आपने ऐसा क्या था कि बच्चे आपसे इतना लगाव करना शुरू हुआ? बिल्कुल सर, आईसीटी के प्रति मेरा रुझान काफ़ी समय से रहा। जब मैं प्राइवेट स्कूल्स में जॉब करती थी, तो वहाँ मैं देखती थी कि बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम्स के ज़रिए, प्रोजेक्टर के ज़रिए, ऑडियो वीडियो एड्स के ज़रिए पढ़ाया जा रहा है। और जो मैं हरियाणा शिक्षा विभाग के अपने स्कूल लेवल पर जब मैं बच्चों को पढ़ते हुए देखती थी, तो वहाँ मुझे इस चीज़ की कमी महसूस होती थी। तो ऐसे ही मुझे एक महसूस हुआ कि लैंग्वेज को मैं बच्चों तक कैसे पहुंचाऊं, क्योंकि बच्चा जो हम लैंग्वेज के बारे में समझते हैं, कोई भी भाषा जो है, बच्चा जो सुनता है वही वो बोलता है। अगर आप भी किसी छोटे बच्चे को देखें तो उसके माता पिता जो भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे हमारे हिंदुस्तान में हिंदी भाषा का अधिकतर प्रयोग किया जाता है, तो बच्चा उसी भाषा को सीखने लगता है। अब मैं वो माहौल कैसे बच्चों के बीच में लेकर आऊँ? उस माहौल को लेकर आने के लिए एक परिवेश की ज़रूरत थी, जो उसको घर से नहीं मिलेगा, वो मुझसे मिलेगा। मेरी भी एक 40 मिनट की क्लास है, तो मैंने कोशिश करी कि एक ऐसा स्थान हो जहाँ बच्चा आकर खुद को स्पेशल फील करे, जहाँ बच्चा आकर यह महसूस करे कि ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ मुझे एक नई भाषा सीखने का मौका मिल रहा है। तो ये जब विचार मेरे दिमाग में आया, तो मैंने सोचा कि एक लैंग्वेज लैब होनी चाहिए। जब हर एक विषय के लिए स्कूल में लैब हो सकती है, तो इंग्लिश लैंग्वेज लैब क्यों नहीं? तो एक ये कंसेप्ट था जिसको मैंने क्योंकि जैसे मैंने कार्यक्रम अधिकारी के रूप में काम कर रखा था, तो वहाँ मैंने लोगों के साथ शेयर किया और उन्होंने इस कंसेप्ट को अप्रिशिएट किया। और NIT5 गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल फरीदाबाद में NIT5 में जो स्कूल है, वो एक पहली लैंग्वेज लैब को प्राप्त करने वाला स्कूल बना। और बहुत ही खुशी का विषय ये था कि उस कंसेप्ट को पूरे हरियाणा में लागू किया गया।
और जब इस लैंग्वेज लैब के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये लैंग्वेज लैब जो थी, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर परिवेश बच्चों के लिए दिया गया, जहाँ बच्चा आएगा और उसको सिर्फ इंग्लिश सुननी है, क्योंकि जैसे वो सुनने लगता है भाषा उसके मुंह से अपने आप निकलती है। तो यही चीज़ इस लैंग्वेज लैब को बनाने का एक मोटिवेशन था, जो मैंने ICT के रूप में शामिल किया। जी, बहुत अच्छा। मुझे ये महसूस होता है कई बार, क्योंकि मैं एक हिंदी अध्यापक रहा हूँ, तो हिंदी की भी एक लैंग्वेज लैब होनी चाहिए। और यहाँ पे आपने जो इंग्लिश, हमारे जो इतने भी हरियाणा के जो बच्चे हैं उनके लिए आपने इतना अच्छा इंग्लिश का एक कॉन्सेप्ट जो है लैंग्वेज लैब है उसको आप लेकर के आए हैं। और मैं बधाई देना चाह रहा हूँ कि आप जो है प्रथम जो है वो लैंग्वेज लैब आपके स्कूल में स्थापित हुई है और आपने उसमें कार्य किया है। तो हमारे हरियाणा के जो बच्चे हैं उनका अगर टोन जो है वो भी फिर भी इंग्लिश की या हिंदी की वो हमारी हरियाणवी आई जाती है, तो उसको एक चेंज करने का आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। अब आपके सामने एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि ये जो हमारे बच्चे हैं उनको भाषा का आदान प्रदान बोल करके, सुन करके और लिखना जो है वो बाद में आता है। तो पहली चीज़ जो सुननी होती है, तो सुनने वाली जो चीज़ है वो जितने भी आप वहाँ पे अपने प्रयोग कर रहे हैं उसमें ऐसे क्या टूल्स अपना रहे हैं, तो उन टूल्स के बारे में आप बताएंगे कुछ? बिल्कुल सर, ये जो लैंग्वेज लैब है ये एक ऑडियो, वीडियो और विजुअल एड से पूरी सुशोभित है। और इस लैंग्वेज लैब में एक मास्टर कंसोल है जो कि टीचर के पास रहता है, और वो मास्टर कंसोल हर एक बच्चे के कंसोल से जुड़ा होता है। यानी जब वो बच्चा उस क्लासरूम में आएगा उसको एक हेडफोन और माइक मिलेगा और साथ में ही एक कंसोल होगा जिस पे एक बटन लगा होता है। जब वो बच्चा अपनी किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग वो बटन को दबाता है तो टीचर के कंसोल के ऊपर उस नंबर का बटन जला हुआ दिखाई देता है। सॉरी, कोई बात नहीं जी, हाँ। चलिए। तो जब वो कंसोल का बटन जला हुआ दिखाई देता है तो टीचर को पता चल जाता है कि मेरे इस बच्चे को मेरी मदद की ज़रूरत है। तो सुविधाओं में ये रखा गया है ध्यान कि जब बच्चे को, जिस भी बच्चे की प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करनी है, मैं बाकी पूरी क्लास को म्यूट मोड पे रखकर उस बच्चे से डायरेक्ट संबंध स्थापित कर सकती हूँ। अब प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों किया गया? अक्सर ये महसूस किया गया कि बच्चे अंग्रेज़ी बोलते हुए एक हिचक को महसूस करते हैं और मेरे साथी मेरे बारे में क्या बोलेंगे वो सुनकर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। इस हिचक की वजह से बच्चा टीचर तक पहुंच नहीं पाता। तो जब बच्चे को ये एश्योरेंस होता है, ये उसको विश्वास होता है कि उसकी आवाज़ सिर्फ उसके टीचर तक, कानों तक जा रही है, तो वो खुल के अपनी प्रॉब्लम को रख पाता है। तो इसी तरीके से मैंने जब इस लैब में बच्चों को लाना शुरू किया और उनके सामने शुरुआत में एक हफ्ता मैंने ऐसा महसूस किया कि बच्चे कम बोल रहे थे, क्योंकि एक ही बाध्यता उनके सामने थी कि उन्हें बोलना है तो अंग्रेज़ी में बोल रहे हैं, वरना उन्हें सिर्फ सुनना है। और धीरे धीरे वो उनकी हिचक जो है वो ख़त्म होने लगी। लाल बत्तियाँ मेरी पहले बहुत ज़्यादा जलती थी मेरे कंसोल पर, फिर वो धीरे धीरे कम होने लगी। उसी के साथ मैंने शुरू किया कि बच्चे अपने उद्गारों को शामिल करें। उन उद्गारों को शामिल करने में कभी 1 मिनट का, कभी 2 मिनट का, कि इस क्लास में आकर उनको कैसा लग रहा है। कभी मैं उनको टॉपिक देती थी तो उनको मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया। तो बच्चों के अंदर एक उत्सुकता जागृत होने लगी कि मेरी आवाज़ रिकॉर्ड होगी और मेरे साथियों को सुनाई जाएगी। तो हमें कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर एक ऐसी फीलिंग लानी पड़ती है कि वो पॉपुलर होगा, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि उसको भी कोई सुने। अब वो गलत बोल रहा है, इस डर से वो बोल नहीं पाता। तो हमें उनकी वो हिचक दूर करनी है और इस चीज़ में ये लैंग्वेज लैब बहुत कारगर सिद्ध हो रही है। तो आपने देखा कि हर बच्चा जो है डिफरेंट होता है, अलग होता है, और हर बच्चे के ऊपर एक अध्यापक का या अध्यापिका का किस तरीके से वो उसके ऊपर ध्यान देता है, ये अपने आप में बहुत ही अद्वितीय है। आपने जो है इंडोनेशिया में भी अपने भारत का प्रतिनिधित्व किया है, तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी में या कहाँ पर आपने जो ये अपने हरियाणा के, मैं हरियाणा की बात करूँगा कि झंडे गाड़े हैं, तो उसके बारे में भी आप कुछ बताएं। बिल्कुल सर। हरियाणा में जो फरीदाबाद ज़िला है वो सूरजकुंड मेले के नाम से जाना जाता है। अधिकतर पूरे हिंदुस्तान भर से लोग वहाँ क्राफ्ट मेले में हिस्सा लेते हैं। तो इंडोनेशिया में कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ जो कि यूनिटार सीफल जीजू
ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आयोजित किया गया। इस प्रोग्राम में मुझे हरियाणा को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला और वहाँ पर मैंने हरियाणा क्षेत्र में किस तरीके से अलग अलग जगह पर हम अपने बच्चों को भागीदारी देने का मौका देते हैं उसको मैंने बताया। जहाँ सूरजकुंड क्राफ्ट मेला में हमारे बच्चों का कल्चरल प्रोग्राम हो या हमारे बच्चों का हमारे ही देश के केरला ज़िले में कोस्टल स्टडी कैंप हो, इन सभी बातों को मैंने एक्सपीडिशंस को मैंने शेयर किया वहाँ पर, जो कि बहुत ही सराहाया गया क्योंकि जितनी अद्भुत हरियाणा के बच्चों की प्रतिभा है उतना ही सुंदर और कलरफुल यहाँ के प्रोग्राम्स हैं। तो वहाँ पर जब मैंने इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया तो शायद ही कोई प्रेजेंटेशन इतनी कलरफुल और इतनी जोश से भरे प्रोग्राम होंगे जो कि दूसरे देशों में हमें नहीं देखने को मिलते। तो इसी चीज़ को वहाँ बहुत पसंद इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। साथ में इंडोनेशिया ही नहीं, अविनाशा जी जो हैं वो यूनेस्को में भी अपने रिप्रेजेंटेशन दिया है, उन्होंने प्रतिनिधित्व तो हरियाणा का भी किया है, अपने इंडिया का भी किया है। तो मैं वहाँ के भी बारे में जानना चाहता हूँ कि वहाँ पर क्या विषय में आपने जो है अपने आप को या अपने हरियाणा को जो है आप रिप्रेजेंट कर पाए। सर, यूनेस्को पेरिस में जब मैंने एक कंसेप्ट नोट लिख कर दिया तो वहाँ पर वो लोग एप्लीकेशंस इनवाइट कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन पर। अब यहाँ पर हरियाणा में जो मैंने लैंग्वेज लैब बनाई हुई थी, यहाँ पर जिस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था उसके ऊपर एक और लेवल लेकर आने की ज़रूरत थी क्योंकि अभी तक हम आईसीटी ऑडियो वीडियो एड्स पर बात कर रहे थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो वो कई सालों पहले ही पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी बहुत आगे जा चुका था। अब उससे आगे मैं अपने बच्चों को कहाँ लेकर जाऊँ, और वो स्तर था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो विश्व स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या काम हो रहा है इसको जानने के लिए मैं यूनेस्को पेरिस गई और वहाँ पर सारे देश के लोग वहाँ पर शामिल हुए थे। अलग अलग एजुकेशन के लेवल के लोग थे, एजुकेशनिस्ट थे वहाँ पर। और वहाँ जो मैंने प्रेजेंटेशन दिया वो ये था कि लैंग्वेज लैब को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ना चाह रहे थे। जब लैंग्वेज लैब में मेरा बच्चा कुछ पूछता है, कोई प्रश्न पूछता है, तो एक ऐसा सिस्टम डेवलप करने की बात रखी गई थी कि जहाँ पर अगर बच्चे ने कोई क्वेरी रखी है, वो अगर रिपीटेड आ रही है तो वो उसकी परमानेंट मेमोरी में चला जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मेरा बच्चा हरियाणा के नूह क्षेत्र से बिलोंग करता है, उसका अंग्रेज़ी का एक पर्टिकुलर शब्द को बोलने का तरीका अलग होगा। अगर कोई एक बच्चा हरियाणा का ही रोहतक ज़िले से संबंध रखता है तो उसी शब्द को वो अलग तरीके से बोलेगा, लेकिन वो शब्द बोल रहा है, उसको मैं गलत नहीं कह सकती। मैं ये नहीं कह सकती कि ये ब्रिटिश एसेंट में ही बोले या अमेरिकन एसेंट में ही बोले। तो एसेंट जब हम अलग अलग देशों के एक्सेप्ट करते हैं तो हम रीजनल एसेंट्स को भी एक्सेप्ट करें और उस बच्चे को मोटिवेट करें कि ये गलत नहीं है, क्योंकि वो एरर एक बार देगा, दो बार देगा और उसके बाद उसकी परमानेंट मेमोरी में जाएगा। तो ऐसा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने की बात वहाँ रखी गई थी जिससे बच्चों को इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन की जो त्रुटियां हैं उसको दूर करने का मौका मिले। जी, विद्यालय में और विद्यालय जहाँ बात होती है कि सरकारी विद्यालय, वहाँ के स्कूल और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी काफ़ी मायने रखता है। तो मैं आपके विद्यालय के बारे में जानना चाहता हूँ कितना सुंदर है, उसमें आपने क्या क्या प्रयास किए हैं उसको सुंदर बनाने में, जहाँ पर बच्चे बहुत ही खुले मन से और क्या क्या खेल खेल में जो सीखते हैं उसके बारे में कुछ बताइए। सर, विद्यालय जो है ऐसा होना चाहिए जो हम एक परिकल्पना करते हैं कि जहां आकर बच्चे को वहां से जाने का मन ना हो। जहां अक्सर कहा जाता है कि स्कूल की घंटी बजने पर भी बच्चे का मन स्कूल में ही रहने का करे। तो इस कंसेप्ट को कई जगह बाला के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको कहते हैं बिल्डिंग एज लर्निंग एड। जहाँ बच्चे की स्कूल की दीवारें सिर्फ एक पीली या सफ़ेद रंग से ना ढकी हुई हों, हर दीवार कुछ बोलती हूँ। जब इस चीज़ को मैंने किताबों में पढ़ा और कई जगह कई स्कूलों में देखा तो मैंने सोचा कि ये मेरे विद्यालय में क्यों नहीं। तो बाला के ग्रांट के अंडर मैंने स्कूल में काफ़ी सारे वॉल्स के ऊपर लर्निंग एड्स रखी हैं, चाहे वो स्कूल की सीढ़ियाँ हों जिन पे मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हैं, चाहे छोटी छोटी मोटिवेशनल इंग्लिश की कहानियाँ हों। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है तो मेरी कोशिश ये रहती है कि बच्चे जितना ज़्यादा इंग्लिश में चीज़ों को समझें और उसको अपनी मेमोरी का हिस्सा बना सकें। तो इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरीज़ हमने स्कूल की दीवारों पे लिखी है, कहीं कुछ ना डायग्राम्स रखे गए हैं साइंस के। और इन सब चीज़ों को जब हमने बाला के अंडर देखा तो वाकई में हमने बच्चों की एकेडमिक रिजल्ट्स में भी बहुत बदलाव देखे।
जी, यानी कि दीवारें बोल उठेंगी। आपने वही एशियन पेंट वाली बात कर दी है कि आपकी स्कूल की जो दीवारें हैं वो बोलती हैं। चलिए, अब जब दीवारें बोलती हैं तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगी कि आपने एक किताब भी लिखी है और इस किताब की कुछ पंक्तियाँ, क्योंकि समय थोड़ा है तो मैं चाहूँगा कि उस किताब के बारे में आप संक्षिप्त में बताएं और 2 पंक्तियाँ जो हैं उसकी हमें ज़रूर सुनाएं। सर, काफ़ी सारे उद्गारों को मैं अपने पास इकट्ठा करती रहती थी लिखकर, और एक समय आया जब लगा कि इन उद्गारों को संग्रहित करके किताब के रूप में प्रकाशित किया जाना चाहिए। तो ये किताब जो थी, ये डिफ्रॉस्टेड इमोशंस, अ बेनेडिक्शन टू माय सोल। तो टाइटल अंग्रेज़ी है और इसको यूथ को ध्यान में रखते हुए रखा गया है कि आजकल यूथ जो है वो अंग्रेज़ी टाइटल्ड बुक्स को पिक करना ज़्यादा पसंद करता है, और इसमें बाइलिंगुअल पोएम्स इंग्लिश और हिंदी दोनों को ही रखा गया है। और इसमें मेनली कंसेप्ट यही है कि जब उद्गार जो होते हैं डिफ्रॉस्ट हो जाते हैं, यानी जब वो ओस के रूप में जब वो जम जाते हैं और उसके बाद पिघलने लगते हैं, तो वो एक बहुत ही खूबसूरत रूप से एक रिलीफ देते हैं। तो ऐसे ही कुछ उद्गार थे और कुछ 2 पंक्तियाँ मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। अवश्य। कलम फिसल रही है सुरूर में, कलम फिसल रही है सुरूर में, तलब है कि आज लिखना है, जश्न मोहब्बत है इस दिल में, रूहानियत से इजहार आज करना है, आज करना है। वाह जी वाह। तो आपने देखा कि अपने उद्गारों को जो है बहुत अच्छी किताब के रूप में अविनाशा जी ने सभी के सामने वो किताब लेकर के आई हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कहानी शिक्षक की, एक आदर्श शिक्षक की ये जो सीरीज़ है ये चलती रहेगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने का, पधारने का। धन्यवाद। धन्यवाद सर, मुझे मौका देने का। थैंक यू। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य क्या क्लब पर आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए।